हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो में हम कहानी को आगे प्रारंभ करेंगे। पिछले 3 वीडियो में आपने कहानी को पार्ट में पढ़ा था कि हमने पहले परिचय जाना, इसके बाद हमने कहानी की स्टार्टिंग पढ़ी थी जहां हमने ये देखा था कि एक जानवर विशेष के बारे में बताया गया था कि पार्ट के स्टार्टिंग में देखा था कि शायद जानवरों में एक जानवर ऐसा है जिसे सबसे ज़्यादा मूर्ख कहा जाता है। और इसी मूर्खता के कारण या उसकी इतनी सहनशीलता के कारण या अपनी विरोध प्रदर्शन न करने के कारण उसे गधे के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी गधा जानवर के बारे में बताते हुए। और उसी के संबंध में जो हमारे पाठ के जो मुख्य पात्र यहाँ लिए गए थे, यानी दो बैल जो लिए गए थे, उनका संबोधन किया जाता है, क्योंकि बैल भी लगभग उसी तरह से मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं। और क्योंकि वे भी जो है उसी तरह उनको बांधा, उनसे काम किया जाता है और उनसे इतना स्नेह नहीं करा जाता है। फिर हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि झूरी जो है हमारे झूरी के पास दो बैल रहते हैं, हीरा और मोती। तो दोनों ही जो बैल हैं वह अपने मालिक से यानी झूरी से, और झूरी जो है अपने दोनों बैलों से काफ़ी स्नेह रखता है, उनसे जितना काम करवाता है, खाने पीने के लिए अच्छा खाना जो है, चारा पानी उन्हें अच्छे से देता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब किसी कारणवश जो है झूरी अपने दोनों बैलों को गया अपने साले के साथ भेज देता है, यानी उन्हें भेज देता है। लेकिन फिर देखते हैं कि दोनों नई जगह जाने के बाद उन्हें सब कुछ अटपटा सा लगता है, उन्हें कैद की स्थिति लगती है। तो दोनों वहाँ से एक ही रात्रि में भागकर अपने मालिक के पास आ जाते हैं। लेकिन ये घटना जो है ये उसकी झूरी की पत्नी को सहन नहीं होती है, क्योंकि झूरी की पत्नी के जो भाई है वहाँ से भाग कर आए हैं। तो इस कारण से वह उन्हें काफ़ी जो है उससे गुस्सा हो जाती है, खाने को नहीं देती है। दूसरे दिन वापस से गया आता है, उन दोनों बैलों को जो है मोटी रस्सियों के साथ बांधकर अपने साथ ले आता है। अब वह भी इतना क्रुद्ध हो गया क्योंकि उसके वहाँ से भाग के आए थे, तो वह उसे काफ़ी परेशान करता है और इस कारण से उनको तारा प्रताड़ित करता है, उन्हें डंडे मारता है, खाने को देता नहीं है। तो दोनों अपना विरोध प्रदर्शन करते तो है, लेकिन अब उनके गले में जो है काफ़ी मोटी रस्सियाँ डाल दी गई थी। उन्हें खेत में ले जाया जाता है, काफ़ी डंडों से मारा जाता है, चलने को तैयार नहीं होते हैं। मोती उसका विरोध कर देता है, लेकिन हमने ये देखा था कि जो हीरा जो बैल होता है वह काफ़ी सहनशील होता है, इस कारण से वह मोती को ऐसे कार्य करने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो अब आगे स्थिति में देखते हैं कि फिर उस घर में जो एक छोटी सी लड़की मिलती है जो उन्हें खाने के लिए एक एक रोटियां लाई करती थी। अब उनसे बच्ची के साथ उनका काफ़ी स्नेह हो जाता है, क्योंकि वे देखते हैं कि इस निर्दयी परिवार में भी कोई ऐसा सज्जन ऐसा है जो हमारी परवाह करता है, यानी हमारे लिए सोचता है। फिर एक दिन दोनों भागने की योजना बनाते हैं, तो जो बालिका रहती है वह उनकी मदद करती है और दोनों उस घर से भाग चले आते हैं। भागते भागते अब उन्हें रास्ते का पता नहीं रहता है, तो वह नए रास्ते नए गाँव में पहुंच जाते हैं। एक खेत के कड़े किनारे होकर दोनों ही सोचने लगते हैं कि रास्ता तो भूल ही गए। फिर वहाँ उन्हें मटर की जो फसल दिखाई देती है, उस मटर के खेत में घुस जाते हैं और दोनों खा पी के बाद जो है हंसी टिटोली मजाक करने लग जाते हैं। आगे की वीडियो में तो आगे देखें कहानी में, जब दोनों बैल जो है उस खेत में खड़े होकर हंसी टिटोली यानी मजाक किए जा रहे हैं, तो आगे क्या घटना होती है कि अब आगे देखते हैं कि अरे ये क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बसती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अब जो होता है कि बैल जो होता है उससे काफ़ी जो भयानक और काफ़ी हट्टा कट्टा जो जीव होता था बैल से, उसको सांड से संबोधित किया जाता है और काफ़ी मदमस्त होता है और हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है। तो वह उन दोनों बैलों की तरफ आ रहा था, उसे देखकर दोनों ही काफ़ी भयभीत हो गए थे। उन्हें वह हाथी के समान भयंकर नजर आ रहा था। तो अब उन्होंने भागने की योजना भी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि अगर नहीं लड़े तो भी उन्हें क्या कर सकता है, मार सकता है, यानी जान बसी नजर नहीं आ रही थी। तो देखने भी काफ़ी उसकी भयंकर बदसूरत सा है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपना घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, यानी अगर हमसे विनती विग्रह करेंगे तो भी वह सुनेगा नहीं, क्योंकि वो जब वह सांड है तो वह अपने घमंड में भूला क्या कि उसे अपनी शक्ति का काफ़ी घमंड होता है। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। आखिर जो मोती है वह हमने देखा था कि वह काफ़ी जो है थोड़ा वीर भावना भरी हुई है, काफ़ी गुस्सा उसे जल्दी आ जाता है। हीरा उसे सलाह देता है कि हम यहाँ से भाग क्यों नहीं चलते हैं। तो मोती उसे कहता है कि भागना तो क्या है, हमारी कायरता होगी। तो फिर यही बरो, बंदा 9-2-11 होता है और जो दौड़ाए, फिर तो कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय ये है कि उस पर दोनों एक जने एक साथ चोट करें। अब भागने का उपाय दोनों बनाते हैं, हीरा उसे समझाता है, लेकिन मोती वहाँ से जाना
नहीं चाहता है। तो अब दोनों ने उपाय ये किया कि एक साथ दोनों चोट करेंगे। मैं आगे से रगेड़ देता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ो, यानी उसे क्या करो, भगाने का प्रयास करो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, यानी अगर उसे दोनों तरफ से अगर मार पड़ती नजर आएगी तो वह क्या होगा, भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसे देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। यानी दोनों जो है आपस में विचार कर रहे हैं कि उसे किस तरह के, आखिर उसे किस तरह से शिकस्त देनी, उसे किस तरह के सामना करना है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। यानी सांड जो होता था कि अब जानवरों में कि वह कभी भी संगठित यानी ऐसे झुंड में कभी शिकार नहीं करता था, वह किसी को भी मारता करता था, इक्के दुक्के जानवर को ही मारता करता। अब यहाँ पे दोनों बैल है हीरा मोती, उन्होंने अपनी जो योजना है उससे लड़ने की योजना बना चुके हैं, किस तरीके से उनसे हमला करना है या किस तरह से युद्ध लड़ना है। एक तो शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी एक शत्रु से, यानी जब दो जानवरों से नहीं, वे एक जानवर से ही जो सांड था वो लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उत्साह से, क्योंकि हमने यहाँ हीरा मोती का देखा, दोनों अपने हिसाब से भी काफ़ी हंसपुस और सहनशील और काफ़ी साहसी है। तो अब जो सांड है वो दोनों से अलग अलग युद्ध करना चाहता है, लेकिन दोनों ही जो है काफ़ी क्योंकि उन्होंने योजना बना ली थी कि दोनों एक साथ नहीं, आगे पीछे से या अलग अलग करके युद्ध करेंगे, तो उसे भी अवसर न देते थे कि वे एक से युद्ध लड़े। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यानी काफ़ी दूर तक उसे भगा दिया था। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों मित्रों ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो सांड जो है दोनों ही बैलों को यानी हीरा मोती को भी क्षति पहुंचा सकता था। मोती अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। यानी सांड उन्हें किसके समान, बच्चे के समान लगा। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी एक जो हमारे यहाँ पे वीरों के भाव होते थे कि यानी निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करते थे, तो हीरा और मोती जो हीरा है उसमें भी कुछ इस तरह की वीरों की भावनाएं भरी हुई है कि वह बेरी, जो घिरा हुआ बेरी यानी जो निर्बल हो चुका है, उस पर सींग चलाना क्या है, वीरों की निशानी नहीं होती है, ये काफ़ी उचित नहीं होगा। ये सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना ही चाहिए कि फिर न उठे। जब मोती जो है तो वे काफ़ी गुस्सेल प्रवृत्ति का हमारे नज़र आ रहा है, वीरता के साथ साथ उसमें जो है वह इतनी बातों को सोच नहीं पाता है। तो वे तो ये चाहता है कि बेरी को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए या उसी ऐसी हालत में पहुँचा जाए कि फिर वह कभी खड़ा ना हो। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। अब हीरा जो है उसे अब आगे की स्थिति के बारे में, आगे की समय के बारे में बताता है कि अब घर कैसे पहुँचना है वह सोचो। पहले कुछ खा तो ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था तो दोनों उसी में घिस गए। हीरा मना करता रहा पर एक भी न सुनी, यानी मोती जो था वह खाने के लिए अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि आदमी लाठा लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी वह खेत के किनारे पर खड़ा था, तो वह तो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। क्योंकि हम देखते हैं कि जो खेती होती है यानी जो ज़मीन होती है उसमें जब फसल बोई जाती है तो काफ़ी जो है उसमें पानी डालने के बाद वो जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ होने के कारण कीचड़ का रूप ले लेती है। अगर उसमें कोई अपने पैर जमाता है या रखता है तो उसमें धंसने लग जाते हैं। तो इस कारण से जो मोती था वह वहाँ से भाग नहीं निकल पाता है। हीरा तो मेड़ पर यानी किनारे पे खड़ा होने के वहाँ से निकल जाता है। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अगर वह वहाँ से भागता हुआ देखता है कि अपना मित्र जो हीरा मोती है वह वहाँ से नहीं भाग पाता और घिर जाता है, तो वापस लौट पड़ता है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, यानी अपनी मित्रता को देखिए, यानी ये किस तरह की मित्रता दोनों निभा रहे हैं कि एक की जान दूसरे की जान में बसती है। यानी एक मुसीबत में हो गया तो दूसरा भी मुसीबत में चला आता है। घर वालों ने उसे भी पकड़ लिया, यानी दोनों बैलों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पे कांजी हाउस क्या होता है। कांजी हाउस जो होता है वह ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक मवेशी खाना होता है, जिसमें वह एक बाड़ा सा होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी दूसरे खेत आदि में जो खाने वाले या लावारिस जो चौपाए यानी जानवर होते हैं उनको बंद किया जाता है। फिर उसके बदले में उनको कुछ दंड देकर, यानी उसका कुछ मूल्य लेकर, यानी दंड के रूप में कुछ मूल्य लेकर उनको छोड़े जाते हैं। अगर उनका मालिक उन्हें लेने वापस नहीं आता तो उनको नीलाम कर दिया जाता है। तो ऐसे कांजी हाउस में दोनों को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्योंकि जो ये मोती था वो दूसरे के खेत में क्या कर रहा था, फसल खा रहा था, यानी चल रहा था। इस कारण से उनको कांजी हाउस में बंद करवा दिया जाता है। अब देखिए कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला था, क्योंकि उन्हें अपनी
जो स्वतंत्रता मिली थी उसमें वह काफ़ी भूल चुके थे कि दूसरे के खेत में चोरी करके खाने से क्या मिल सकता है, दंड भी मिल सकता है। अब उनको यह एहसास हो रहा है, अब उनको ऐसा सबक मिल रहा है कि अब उनको इस कांजी हाउस में बंद होने के बाद एक तिनका भी खाने को नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था कि कैसा स्वामी है, क्योंकि कांजी हाउस को जो रखवाली करने वाला है तो वह भी ये देख रहे हैं कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था कि खाने को सूखा भूसा ही देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था, क्योंकि उनको सबको एक सज़ा के रूप में उस बाड़े में, जैसे जेलों में बंद किया जाता है, उनके लिए भी कांजी हाउस एक जेल के समान था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, यानी उनको काफ़ी टाइम से बंद कर दिया गया, उनको खाने को दिया नहीं गया, तो इस कारण से मुर्दों की बात ही पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तपती होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने को उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींगे दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी जो मिट्टी जो प्लास्टर होता है उसके थोड़ा सा निकल आता है। तो फिर उसका साहस बढ़ा, यानी जो हीरा है वह प्रयास कर रहा है कि उस परिवेश से, उस जगह से निकलने की। तो अब मोती उस स्थिति को देखकर उसमें भी जान आती है, उसका साहस बढ़ता है। तो दोनों दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए। रसीद करने का मतलब है कि उसे क्या करे, उनकी जो एक करतूत देखकर उन पर क्या करे, कई सारे डंडे बरसा दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर भाई ने बूते भर जोर तो मार दिया। यानी अब दोनों बैल आपस में बात कर रहे हैं। तो मोती उसे कहता है कि आखिर क्या हुआ, हमारी खाने को मिल गया? तो हीरा कहता है कि अपने बूते पर जोर तो मार दिया ना, यानी हमने इतना तो पड़ दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यानी हीरा जो ऐसा कहता है कि मुझे कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ रहेंगे इस स्थिति में, कांजी हाउस में बंद रहेंगे जहाँ हमें खाने पीने के नहीं मिलेगा, तो मरना तो वैसे ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, यानी कितने जानवर वहाँ से निकल जाते, कितनों की जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, यानी उन्होंने अब अपने सारे कैदी भाइयों के, जो कांजी हाउस में जितने जानवर बंद हैं, उन पर सब पर जो है उनके लिए उनमें थोड़ी दया भावना भी आती है, क्योंकि उनकी जो हालत है उनसे देखी नहीं गई थी। उन्होंने भी ये सोचा था कि अगर हम भी यहाँ से नहीं निकले तो हमारी भी हालत इसी तरह हो जाएगी। किसी की देह में जान नहीं है, यानी किसी भी शरीर में, तो आगे क्या होता है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सबके सब क्या होंगे, मारे जाएंगे। हाँ, तो बात यह है कि अच्छा तो ला, फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह से जोर करने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हूँ, क्योंकि अब बैल अपने हाथ पैरों से तो नहीं, अपने सींग यानी सिर के जो सींग होते हैं उनसे ही प्रतिद्वंदी यानी लड़ाई करता है। तो वह अब दीवार को गिराने के लिए भी अपनी सींग का सहारा ले रहा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी सभी जानवरों को अपनी आज़ादी का जो एक सपना था, यानी आज़ादी का जो एक आज़ादी की जो किरण है वो उन्हें दिखाई देने लगती है। उन्हें लगता है कि अब हम सब आज़ाद हो जाएंगे। तीनों घोड़ियों सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे, क्योंकि हमने शुरुआत के पार्ट के जिक्र में ही गधे के जीव के बारे में बात करी थी कि यानी इतने मूर्ख जो होते हैं, यानी इतना मतलब सीधेपन होते हैं कि बाकी सब जानवर वहाँ से निकल भागते हैं, पर गधा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो, यानी उन्हें उनमें साहस नहीं है, यानी उन्हें फिर ये भय है कि अगर वापस से पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम तो यही पड़े रहेंगे। यानी जो गधे हैं वो वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों घड़े अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, यानी शायद कहीं किस्मत रही तो हम आगे कहीं मिल पाएंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे,
ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो सब आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और अब तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिए इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी ये देखा गया कि हीरा को जो मोटी रस्सी से बांध के रखा गया था तो वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, और मोती जो था उसने भी उन दोनों गधों को वहाँ से भगाकर पूरे कांजी हाउस में जितने जानवर सबको भगाकर उसे खाली कर दिया। अब केवल दोनों ही वहाँ बचे थे। तो जो भी कर्मचारी वहाँ आया था वह घटना को देखकर समझ गया कि ये खुले बेल की शरारत थी और उसे भी क्या कर दिया, मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहते हैं। किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला। एक सप्ताह यानी इतना लंबे समय तक दोनों को खाने के लिए एक तिनका भी उनको नहीं दिया जाता है। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, यानी जीने के लिए केवल उनको पानी ही दिया जाता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी, यानी उनकी अब अंदर से जो पसलियाँ थी वो दिखने लगी थी, हड्डियाँ दिखने लगी थी। तो एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते हैं। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है, यानी अब दोनों बैलों की क्या की जा रही है, नीलामी की जा रही है। तो अब उनकी ऐसी हफ्ते भर खाली भूखे पड़े रहने से उनकी हालत ऐसी दुर्बल हो चुकी थी कि जो भी उन्हें देखता उनका मन फीका हो जाता। मन फीका इसलिए हो जाता कि दोनों बैल जो पहले जब देखे थे तो कांजी हाउस में बंद होने से पहले काफ़ी दोनों हष्टपुष्ट भी थे, काफ़ी आकर्षक सुंदर भी दिख रहे थे, लेकिन इतने दिन बंद रहने के बाद दोनों की जो है स्थिति काफ़ी दुर्बल हो चुकी थी, इसलिए अब उनको कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। सहसा एक दड़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों को कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वे कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, यानी डरते हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। ये नाहक यानी कि हीरा ने कहा कि गया के घर से हम दोनों भाग कर आए हैं तो अब हमारी जान न बचे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, यानी अब उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें क्या किया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, उनकी खालें निकाल ली जाएगी, उनकी बोटी निकाल ली जाएगी। तो अब दोनों कांपते हुए स्थिति में उसके साथ जा रहे थे। अब लड़ने की साहस तो नहीं है क्योंकि दोनों अब जो बैल हैं वो काफ़ी दुर्बल हो चुके हैं। बेचारे पाँव तब तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। यानी वह इतना और उनसे ज़्यादा निर्दयी था, और ऐसा उनकी जो दड़ियल व्यक्ति है उसकी सकल सूरत भी इतनी, उसका दिखने का ऐसा स्वभाव था कि वो उससे काफ़ी भयभीत है और वो उनकी मार से हुए भागे जा रहे हैं। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे खेतों में हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। यानी दोनों बैल जा रहे हैं किसी खेत में, देख रहे हैं कि इतने सारे जानवर यानी एक साथ हरे हरे खेत में चरते नजर आ रहे हैं। यानी वो नहीं देखते हैं कि दो जो उनके भाई जो बैल जो उन्हें लिया हीरा मोती को लिए जा रहे हैं कि उन पर दया दिखाए। सब स्वार्थी है, उनको चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। उनकी इच्छा होने लगी कि हो ना हो कि अगर हम गया के पास ही पहुंच जाए तो हमें वही संतुष्ट है, क्योंकि हम उससे परिचित तो है और वह हमें इतना तो कि जान से तो नहीं मार सकता है। तो आगे देखिए, सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपनी ही हार आ गया। इसी कुएं में हम पुराने पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, यानी पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले यानी उछल कूदते हुए घर की ओर दौड़े।
वे हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। यानी अब वो दोनों बैल हैं कहाँ पर लौट कर आ चुके, अपने पुराने मालिक यानी जूरी के पास। जूरी अपने द्वार पर बैठा हुआ था और उन्हें देखते ही इसे गले लगा लेता है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। यानी जो हीरा मोती है उनकी आंखों में आनंद के कारण जो आंसू बहते हैं। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों को रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तो दड़ियल कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? क्या उनको हक है? क्या उनकी अपने बस में? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती रस्सी से पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। यानी दोनों बैलों ने जो इस तरीके से यानी अपनी आज़ादी का जो एक नया सिरा उन्होंने दिखाया था, तो देखकर जो गांव के लोग थे वो भी काफ़ी आनंदित हो जाते हैं और हंसते भी है काफ़ी ऐसी चीज़ देखकर कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ से क्या कर दिया, खदेड़ दिया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती करता हुआ लौटता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि अब कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो बे मारे मन न छोड़ता। यानी अगर वह, मोती कहता है कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना होऊंगा। हमारी जान क्यों तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नान में खली, भूसा, चोकर, दाना भरा दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है। उत्साह यानी उत्साह का माहौल होता है। उत्सव का माहौल मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे में चूल लिए। यानी अब जूरी की जो पत्नी है उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यानी जो बैलों का जो इतना प्रेम था उनके परिवार के प्रति, वो किसी भी और जीव के प्रति ना तो उन्हें कभी मिल पाता था ना कभी देख पाते थे। और दोनों को जो इस तरीके से उन्हें वहाँ से खदेड़ना यानी अपने भाई के पास भेज जाना, स्त्री को भी अपनी गलती मालूम होती है और जाकर दोनों के माथे चूम लेते हैं। तो ये हमारी कहानी थी प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा, जिसमें हमने ये देखा था कि दोनों बैल इतनी गुलामी में होने के बाद उन्होंने इतने बड़े प्रयास किए तब जाकर उन्हें आज़ादी मिलती है। जो कि हमने प्रेमचंद जी के जो आज़ादी के बारे में देखा था कि आज़ादी कभी भी व्यक्ति को सहर्ष नहीं मिलती है, सहज नहीं मिलती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलती है, आज़ादी प्राप्त होती है। तो हीरा और मोती ने जिस तरह का दम्य साहस रखा, जिस तरह की सहनशील भावता रखी, दोनों ने अपने अजूब साहस के कारण क्या करें, इस आज़ादी को प्राप्त की थी। तो पाठ आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं कि पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? क्या है कि उनको रोज़ देखा जाता कि जितने जानवर कैद किए गए वाकई सारे वही हैं या नहीं। तो दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ पाया? क्योंकि हमने देखा था कि शायद उसकी स्थिति भी उन बैलों के समान थी। उसे भी घर में अपनी नई माता के द्वारा काफ़ी पीटा मारा जाता था, इसलिए कारण उसका प्रेम जो था बैलों के प्रति उमड़ता है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय को उमल के आए हैं? जो हमने यहाँ पे उनके गुणों के बारे में देखा है दोनों बैलों में, और ज़्यादातर हीरा जो है बैल के द्वारा ही हमें काफ़ी नीति निषेक जो है चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि हमने यहाँ देखा सहनशीलता, वीरों की भावना है और जो है कि अपने जाति धर्म को निभाते भी हैं। चौथा है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर अपने प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो हमने कहानी के प्रारंभ में ये सारी चीज़ें देखी थी। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो दोनों की दोस्ती यानी दोनों जब खाना पीना साथ करते थे, खेत में काम साथ किया करते थे, जब भी उन्हें मालगाड़ी में रखा जाता था तब भी साथ रहा करते थे, और जब उन्हें नए घर में ले जाया गया तो दोनों ने विरोध प्रदर्शन भी साथ साथ किया। और जब वे कांजी हाउस में पकड़े गए थे तब भी दोनों ही साथ पकड़े गए थे। जब एक को मौका मिला तो वहाँ से न भागकर दोनों भी बंदी रूपी जीवन को साथ भी निभाने का प्रयास किया था। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, ये क्यों भूल जाते हो?
हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी हमारे यहाँ जो स्त्रियाँ होती हैं उसको आदर भाव उसका आदर से उसे देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री जो होती है उसे माता का दर्जा दिया जाता है। तो चाहे वे स्वभाव में कितने ही रुस्सेल गिस्सेल हो, लेकिन फिर भी जो है उन पर कभी भी सींग यानी उन पर कभी भी मारपीट नहीं की जाती। तो यहाँ में जो प्रेमचंद जी के भाव है वो काफ़ी उन पर प्रति इज्जत और काफ़ी स्नेहपूर्ण रहता है। सातवां प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त होता है। तो जो हम देखते हैं किसान जो होता है वह काफ़ी, जो पशु होता है वह पशुओं से भी काफ़ी प्रेम करता है, क्योंकि किसान और पशु जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी पशु की सहायता से वे अपने खेती को आसानी से कर पाते हैं। आठवां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताई। यानी मोती ने इस समय समझा कि हमने इतनों की जो है जानें बचाई है, तो वे जानें बचने के बाद जो जानवर यहाँ से कामजी से भागे हुए हमें क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। 9वां प्रश्न है कि आज से ही उनसे कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीव में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित होता है। तो हमने ये हीरा मोती के संदर्भ में बातें कही है। दूसरा है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती है, पर दोनों के हृदय मानो भोजन मिल गया। यानी इसका हम थोड़े भावार्थ अपने तरीके से इसका स्पष्ट करेंगे। 10वां प्रश्न है, सही उत्तर के आगे निशान लगाना है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूखा सूखा खाने के लिए दिया, क्योंकि दोनों बैल पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहते थे। गरीबी के कारण खली खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। गह है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और गह है चौथा, उसे खली आदि सामग्री जानकारी नहीं थी। तो उसमें सही जवाब जो है वह है कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए उसको भूखा सूखा दिया जाता था। तो इस 10वीं का उत्तर होगा ग। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। धन्यवाद।